Hello students, I am Dr. Sharmila Badwar, Assistant Professor of Geography, GCW Sonipat. Today my topic is commercial grazing and subsistence grazing. सबसे पहले कमर्शियल ग्रेजिंग और सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हम ये कौन सी एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा कुछ एक्टिविटी की जाती हैं पूरे संसार में, और जो इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्रियाएं होती हैं जिनको करने से मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है। आपको भी पता है कि संसार में पूरे विश्व में किसी भी जगह का धरातल या जलवायु या उसकी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक लक्षण है या भौतिक लक्षण है, प्राकृतिक लक्षण है, वो सभी भिन्न हैं। तो इसीलिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप पाए जाते हैं। इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा है द्वितीय क्रियाकलाप, तीसरा है तृतीयक क्रियाकलाप और चौथा है चतुर्थक क्रियाकलाप और पांचवा है पंचम क्रियाकलाप। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्थिक क्रियाकलाप, जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप वो होती हैं जो मनुष्य जो प्रकृति पर डिपेंड रहकर करता है, प्रकृति से ही प्राप्त करता है, उनको हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसमें इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कहीं पर भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं करते, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती। जो हमें प्रकृति प्रदान करती है वही हम उस प्रकार की उन एक्टिविटीज़ को करते हैं। जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, वानिकी करना, पशुचारण करना आदि आदि, ये प्राथमिक क्रियाकलापों में आते हैं। तो जो कमर्शियल ग्रेजिंग है और सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग है वो इसी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप का ही एक हिस्सा है। तो आज हम कमर्शियल ग्रेजिंग और सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कि ग्रेजिंग क्या होती है। ग्रेजिंग भी जो है एग्रीकल्चर का एक मेथड है, एक तरीका है जहाँ पर जानवरों को घास के मैदानों में पाला जाता है या घास पर पाला जाता है और बदले में उनसे दूध, मीट और ऊन जैसी आदि पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो पशुपालन है वो ऐसे स्थानों पर होता है जो कि कृषि के लिए अनुकूल नहीं होते, और अलग अलग जो फार्मर हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजी के द्वारा इनको पालते हैं। ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ये सीजनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। तो जो ग्रेजिंग है वो फर्दर 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है कमर्शियल ग्रेजिंग, दूसरी होती है सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग। कमर्शियल यानी कि इकोनॉमिक, जो कमर्शियल है, जो जिसको हम कह सकते हैं जो बहुत बड़े लंबे स्तर पर एक पैसा कमाने का जो एक तरीका है वो है। सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग वो होती है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए इस प्रकार का पशुपालन करता है। तो जो कमर्शियल ग्रेजिंग है वो कई भागों में की जाती है, जैसे कि ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो लाइव स्टॉक रेंचिंग है वो बहुत बड़े रेंच बना के, मतलब उन पशुओं को बाड़े बनाकर पशुओं को रखा जाता है। यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, पर कैपिटा जो लैंड है, ग्रास लैंड है, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे स्किल्स भी है इन लाइफ स्टॉक को पालने का। तो इस तरह से इन सब चीज़ों की वजह से एक बड़े स्तर पर यहाँ पर ग्रैंड स्तर पर पशुपालन किया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रास लैंड है जिसे हम डाउन कहते हैं, तो वो जो है बहुत सारे लाखों पशुओं को या भेड़ बकरियों को पालने की क्षमता रखता है। जो भेड़ें होती हैं वो पूरे जो ऑस्ट्रेलिया के जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है और मीट का उत्पादन होता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की जो मेन इकॉनमी है उसका आधार ही ये पशुपालन है, भेड़े पालन है। इसी प्रकार से जो न्यूजीलैंड है वो दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर भी बड़े स्तर पर पशुपालन किया जाता है। यहाँ पर भी ऊन, दूध, मिल्क, बटर, लेदर, चीज़ आदि जो है प्राप्त किया जाता है।
फिर कमर्शियल ग्रेजिंग अमेरिका में कैसे किया जाता है। जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसके ग्रासलैंड को हम प्रेरी के मैदान कहते हैं, प्रेरी घास कहते हैं। ये भी बहुत ही उत्तम किस्म का ग्रेजिंग ग्राउंड उपलब्ध कराता है। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जैसे यूएसए के, जैसे ये अल्बर्टा से लेके सेक्सवान, नेवाडा, टेक्सास में फैला हुआ है। यहाँ पर लाखों जो है गायें और भेड़ें पाली जाती हैं और यहाँ पर इस स्थान से बहुत बड़ी मात्रा में जो है गाय का मांस यानी कि बीफ, जो पिग का मांस जैसे कि पॉक, मटन जो बकरी का मांस बोलते हैं, प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा ये जो ग्रेट लेक प्लेन है यहाँ पर भी डेयरी का जो डेयरी उद्योग किया जाता है। फिर कमर्शियल ग्रेजिंग साउथ अमेरिका में, तो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा प्राइम पोजीशन पे है रेंचिंग में, यानी कि कमर्शियल ग्रेजिंग में। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंपास के मैदान हैं जो कि बहुत ही एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर लाखों जो है गायें और भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ पर अल्फाफा नाम की घास होती है जो बहुत ही अच्छी किस्म की घास मानी जाती है और इस वजह से यहाँ पर जो लाइव स्टॉक रेंचिंग है यानी कि पशुपालन बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ पर इन पशुओं की हेल्थ भी अल्फाफा घास खा के अच्छी रहती है। और यहाँ जो अर्जेंटीना है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आज के समय विश्व में ऊन का और डेयरी प्रोडक्ट का। इसके अलावा अर्जेंटीना के अलावा यूरुग्वे है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा ये जो है रेंचिंग की जाती है या कमर्शियल ग्रेजिंग की जाती है। साउथ अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका का जो मैदान है घास का उसे हम वेल्ड कहते हैं, ये भी जो है भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है और यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म की और बहुत अच्छी मात्रा में वूल प्राप्त की जाती है जिसको पूरे संसार में बाहर भेजा जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कमर्शियल ग्रेजिंग, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनको जो हाई यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो भी ज़्यादा पाई जाती है और फर्टाइल जो लैंड है वो उस लैंड पे बड़े बड़े लंबा और बड़ा घास पाया जाता है जिसको सवाना कहते हैं। तो ये आपका सवाना जो है अफ्रीकन सवाना, ये जो अफ्रीकन सवाना है वो पूर्व से लेके पश्चिम तक या कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम पाई जाती है और यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है रहने के लिए। यहाँ पे सब कुछ ही लोग रहते हैं जो यहाँ के अबॉरिजिनल्स हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं और इस एरिया में इंटरफेरेंस बहुत ही कम है, इसलिए इसको वर्जिन लैंड माना जाता है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ही कम है। यहाँ पर कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं जैसे मसाई है, वो बहुत बड़ी संख्या में अपने कैटल यानी कि गायों को रखते हैं और यहाँ पर जो एक्टिविटी है ग्रेजिंग की प्रिमिटिव लेवल पर यानी कि सबसिस्टेंस ग्रेजिंग के रूप में की जाती है। फिर अमेरिकन ग्रासलैंड में अफ्रीकन ग्रासलैंड की बजाय अमेरिकन जो ग्रासलैंड है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा दूर तक नहीं फैला हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वेनेजुएला में लानोस का मैदान कहते हैं और बोलीविया में सवाना कहते हैं, कंपोस जो है ब्राज़ील में कहते हैं, एल ग्रान चाको अर्जेंटीना में कहते हैं, यहाँ पर बड़े लेवल पर जो है कमर्शियल ग्रेजिंग होती है और ये कमर्शियल ग्रेजिंग भी इन्फीरियर जो पार्ट जहाँ पर कृषि संभव नहीं है वहाँ पर ये कमर्शियल ग्रेजिंग की जाती है। उसके बाद जो रेंचर्स हैं वो किस तरह से करते हैं कमर्शियल एक्टिविटी, तो इसमें ये आप डायग्राम देख रही हैं, ये कमर्शियल ग्रेजिंग है लेकिन इसमें कैसे होती है। ये इस जो सिस्टम है जहाँ पर कॉन्टीन्यूस ग्रेजिंग होती है उसको लो इनपुट और लो आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फीड लॉट होता है और यहाँ पर एनिमल्स को चराया जाता है। लगातार चरने से यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी कम होती है लेकिन इनपुट भी कम होता है क्योंकि उनका वो एक बड़े मैदान पर चराया जाता है और वहाँ पर जो फोडर है यानी कि जो उनके चारे की व्यवस्था है उसको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लो इनपुट और लो आउटपुट
ये एक सिस्टम जनरेट होता है। फिर आप देखेंगे ये सीजनल सिस्टम है। सीजनल में क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट है, उसको एक सीज़न में जो है खोल दिया जाता है और उसी में जो है ग्रेजिंग की जाती है। तो रोटेशनल में आप देखेंगे, रोटेशनल ग्रेजिंग में क्या होता है कि अलग अलग जो है एक सेक्टर बना दिए जाते हैं। एक सेक्टर में एक बार ग्रेजिंग होती है थोड़े से दिन के लिए, जब वहाँ पर घास कम हो जाती है तो दूसरे सेक्टर में, फिर तीसरे सेक्टर में, चौथे में, पाँचवें में, इस तरह से जब आखिर में जब दूसरे सेक्टर की बारी आती है तो वहाँ पर नया घास उग जाता है, जो कि जो अच्छा एक बेनिफिशियल होता है पशुओं के लिए, और वहाँ पर घास की और चारे की व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरह से चारे की और पानी की व्यवस्था इनमें पाई जाती है। फिर जो कमर्शियल ग्रेजिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है वो डेयरी फार्मिंग का है, मीट मार्केट, मीट प्रोडक्शन का है, वुल प्रोडक्शन का है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा जो एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे डेयरी फार्मिंग का। तो डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो जो फेवर करें डेयरी फार्मिंग को, फर्स्ट है क्लाइमेट, यानी कि जब क्लाइमेट अच्छा होगा, पशुओं के लिए कंफर्टेबल होगा, तो वहाँ पर जो पर कैपिटा यील्ड है वो ज़्यादा होगी दूध की, और इस तरह से वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो कौन सी क्लाइमेट उत्तम है, जो कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट है टेम्परेट जोन की, वो इन डेयरी उद्योग के लिए आइडियल है। इनमें जो है एनिमल स्ट्रॉन्ग रहते हैं और मैक्सिमम जो क्वांटिटी है मिल्क की वो पाई जाती है। जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं उनमें 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आइडियल है, और जो एनुअल रेनफॉल है 50 से 70 सेंटीमीटर आइडियल कंसीडर की जाती है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो मिल्चिंग काऊ है यानी कि दुधारू गायें हैं, वो एक दिन में लगभग 200 लीटर पानी पीती है, तो इसीलिए क्लीन वाटर की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। और ये व्यवस्था तभी तक मतलब जब उपलब्ध होगी वहाँ पर डेयरी उद्योग ज़्यादा प्रचलन में रहेगा और अच्छे क्वांटिटी में भी जो है दूध का उत्पादन होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर यानी कि चारे की उपलब्धता, जो बहुत जो चारागाह है या जो चारा है वो बहुत दूर तक फैला हुआ होना चाहिए, या पशुओं के लिए उपलब्ध पूरा साल उपलब्ध होना चाहिए। जहाँ पर भी चारा उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ पर किसान ऐसी व्यवस्था करता है, या जो डेयरी फार्मर है वो इस तरह की व्यवस्था करता है कि वहाँ पर चारे की उपलब्धता हो सकती है। और जैसे इन जो कोई इसके लिए स्पेशल क्रॉप उगाई जा सकती है, जैसे मक्का है या क्लोवर ग्रास है, या कुछ रूट वाली फसलें होती हैं, जड़ों वाली फसलें होती हैं, जैसे कैरेट है, टर्निप है, ये यानी कि शलगम और गाजर हैं, ये भी उगाई जाती हैं पशुओं के चारे के लिए। तो इस तरह से जो टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ पर अच्छी मात्रा में चारे की उपलब्धता पाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, तो जब भी किसी भी जो डेयरी उद्योग की बात करते हैं या डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बहुत तीव्र साधन होने चाहिए और प्रशीतन का भी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं और उनको जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो जब से ट्रांसपोर्टेशन क्रांति यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन क्रांति आई है, तभी से हम कहीं का भी, हम डेनमार्क का जो है चीज़ वो खा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की चॉकलेट्स खा सकते हैं। तो ये जो प्रशीतन के जो साधन उपलब्ध हुए हैं, तब से हम विश्व का कोई भी हिस्से का जो प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट, वो हम दूसरे विश्व के दूसरे हिस्से में एंजॉय कर सकते हैं। तो जो समुद्रों में प्रशीतन युक्त जो बड़े बड़े जहाज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको बिना खराब किए दूसरे स्थानों में लेके जा सकते हैं। फिर जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, रिसर्च है और जो विकास है वो इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। गायों की जो नस्ल है उसमें उसको सुधार करने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए, और दूध की और चारे की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के लिए, ताकि जो कस्टमर है उसकी मांग को पूरा किया जा सके। तो इनके लिए निरंतर रिसर्च या डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। और ये सभी जो रिसर्च है या डेवलपमेंट है या जो अवेलेबिलिटी है, मैनेजमेंट है, कैपिटल है, वो सभी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं या
जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर ये चीज़ों की पूर्ति होती है, इसीलिए वहाँ पर डेयरी उद्योग ज़्यादा फैला फूला हुआ है या क्या कहते हैं उसको, फ्लोरिश कर रहा है। फिर प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, यानी कि बाज़ार की जो नज़दीकता, यानी कि बाज़ार से नज़दीक होना चाहिए डेयरी उद्योग। तो जो मिल्क इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और बहुत महंगी महंगी मशीनरी और मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, स्किल्ड लेबर, उन सब की जो है ज़रूरत पड़ती है। और वो सब बिना कैपिटल के या मार्केट इतना अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बेनिफिट भी चाहिए। बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम बढ़िया से जो प्रोडक्ट है हमारे मार्केट में उपलब्ध हो सके, यानी कि हमारे ब्रांड को वो जो प्रॉफिट है मैक्सिमम वो हो सके। तो इसीलिए और लोगों का जो माइंड है उसको पढ़ा जा सके, लोगों की रुचि को पढ़ा जा सके, तो उसके लिए मार्केट का पास में होना बहुत ज़रूरी है। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब इतनी बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है, एक्सटेंसिव लैंड की ज़रूरत है, और इतने उसके लिए बहुत जो है ये कैपिटल जो है इसमें चाहिए, पूंजी चाहिए इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में। तो बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ये इंडस्ट्री रन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह की जो डेयरी उद्योग हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फ्लोरिश कर रहा है, जबकि जो गरीब देश हैं जैसे पाकिस्तान है, भारत है, कजाकिस्तान है आदि देशों में ये इतना विकसित नहीं हो पाया। उसके बाद है, अगर हम कमर्शियल ग्रेजिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने डेयरी फार्मिंग, मीट उद्योग और वूल उद्योग, यानी कि ऊनी वस्त्र उद्योग आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की। तो जो यूनाइटेड जो स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो लगभग 15% विश्व का दूध उत्पन्न करता है, और यहाँ पर 60% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है, इंडस्ट्रियल टाउन्स में रहती है। यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो माउंटेनियस रफ टोपोग्राफी है और ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए फेवरेबल है। यहाँ पे एक जो है मक्का की एक पेटी पाई जाती है जहाँ पर मक्का उगाई जाती है और पशुओं को खिलाई जाती है। उसके बाद जो इनका जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको अटलांटिक कोस्ट के सहारे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना आसान रहता है। फिर इंडिया का नंबर दूसरा है दूध उत्पादन में। डेयरी उत्पादन में इंडिया का 75 वर्ल्ड का 7.5% दूध उत्पन्न करता है। यहाँ पर जो दूध है वो गाय की बजाय भैंस से प्राप्त किया जाता है, और यहाँ की जो नस्ल है, बढ़िया नस्ल की जो गायें और भैंसें यहाँ पर नहीं पाली जाती है। और यहाँ जो दुग्ध उत्पादन है वो साइंटिफिक तरीके से भी नहीं किया जाता, और यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट है, और जिससे कि जो मिल्क इंडस्ट्री है वो ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाती, क्योंकि बीमारियाँ भी बहुत जल्दी ही मवेशियों में आती है, पशुओं में आती है। और जो बिज़नेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पर कोई ऐसा एक जो गठित सेक्टर बोलते हैं जिससे सेंट्रलाइज सेक्टर है वो नहीं है। गवर्नमेंट की भी कोई ख़ास जो है पॉलिसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और जो पूंजी है उसका तो नितांत अभाव है ही, और जो अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से इंडिया में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे दुग्ध उत्पादन करने के बावजूद ये ज़्यादा डेयरी उद्योग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है। बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो जो रशिया है वो 6.6% दूध पैदा करके तीसरे नंबर पे आता है। जर्मनी चौथे नंबर पे 6% दूध पैदा करता है। फ्रांस 5% दूध पैदा करता है। यूके वर्ल्ड का 3% दूध पैदा करता है। डेनमार्क और नीदरलैंड 2.3% दूध पैदा करते हैं। न्यूजीलैंड 2.3% दूध पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है 2.0% दूध पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर दूध की बजाय जो भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं, जो कि ऊन उत्पादन में विश्व में अग्रणीय हैं।
फिर हम देखेंगे जो एक और मैंने बताया था कि ग्रेजिंग दो प्रकार की होती है। फर्स्ट कमर्शियल है, सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग है। सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग में क्या होता है, ये बहुत आदिम प्रकार का व्यवसाय है जहाँ पर मवेशियों को एक झुंड में रखा जाता है और घास के मैदानों पर उनको चराया जाता है। और यहाँ पर हर जो विश्व का जो कोना है उसमें जो एनिमल जो पशु पाले जाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और एक झुंड में पाले जाते हैं, जो कि चारों ओर फैले हुए घास पर ही निर्भर करती हैं। और यहाँ पर जो मंगोलिया है और सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर जो हॉर्सेस हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती हैं, घोड़ों को प्रेफरेंस दी जाती हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ पर मवेशियों को, गायों को प्रेफरेंस मिलती है, वरीयता मिलती है। और जो साउदर्न वेस्ट एशिया है वहाँ पर रफ़ माउंटेन है और ज़्यादा जो घोड़ों को वो सरवाइव नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा जो है कैरिंग कैपेसिटी नहीं है लैंड की, तो वहाँ पर जो भेड़ें और बकरियाँ पाली जाती हैं। और साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका के कुछ भागों में ऊँट पाले जाते हैं। और जो लैप्स और सामी लोग हैं नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया के, वो रेंडियर रखते हैं। और नॉर्दर्न मंगोलिया में भी रेंडियर रखे जाते हैं। और जो सैमी लोग हैं वो रेंडियर से मीट, और जो डुक्का लोग हैं वो जो नॉर्दर्न मंगोलिया के, वो दूध और उनसे जो है सवारी का काम करते हैं, सवारी ढोते हैं उनके ऊपर, यानी कि सवारी के इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और मंगोलिया में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है जिसमें जो है नोमैडिक पीपल, जो चलवासी पशु चारक हैं, वो एक माइग्रेटरी जो उनके पास समूह होता है पशुओं का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घास की तलाश में, चारे की तलाश में, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। इनके पास अपना एक जो लैंड होता है जिस पर ये हर जो समूह होता है, हर जो ट्राइब होता है, वो अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में इन पशुओं की चराई करता है। तो जो लिमिटेड इनपुट है और बहुत बड़ी जो है नेचुरल जो फीड सप्लाई है, यानी कि जो नेचर ने घास के मैदान दिए हैं उन्हीं के ऊपर इनका जो है पशुओं की चराई की जाती है। और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस बीमारियों के लिए ये कोई भी इनका टीकाकरण का काम नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट अगर टीकाकरण का कोई प्रबंध करता है तो ये ज़रूर उस प्रोग्राम को लागू करवाते हैं। और यहाँ पर जो भी जो पशुचारण होता है वो सर्वाइवल के लिए होता है, अपने जीवित रहने के लिए होता है, अपनी लाइवलीहुड के लिए होता है, मार्केट ओरिएंटेड नहीं होता है। और जो नेचुरल साइकिल है उसी को जो है हर सीज़न में उसी को फॉलो किया जाता है। तो अब ये देखिए एरियाज़ ऑफ सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग। तो जो एरिया पहला क्षेत्र है अफ्रीका के जो है किनारे से होता हुआ ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान और जो है मध्य एशिया, फिर चाइना और मंगोलिया तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र है वो टुंड्रा के, जैसे इधर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और जो है कामाचटका प्रायद्वीप तक, रशिया के ऊपर जाता हुआ कामाचटका प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। तीसरा क्षेत्र थोड़ा सा छोटा है जो मेडागास्कर के कुछ भागों में विस्तृत है। तो जो मिक्स्ड फार्मिंग है यानी कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, वहाँ पे छोटे छोटे पशुओं को भी पाला जाता है, जैसे सूअर है। और ये पोल्ट्री फार्म भी वहाँ पर करे मतलब व्यवसाय किया जाता है। और अपने ही जो इनका एक सामुदायिक लैंड होता है उस पर चराई की जाती है। और ये जो जीव जंतु होते हैं, इनके पशु होते हैं, वो जो क्रॉप के बाई प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जैसे कोई भी जो फसल होती है उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं, भूसा वगैरह, उन पे ये जीवित रहते हैं। और किचन के वेस्ट पर भी जीवित रहते हैं। तो इनका जो गोल होता है, जो इनका उद्देश्य होता है, वो अपने परिवार की और अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कभी कभी सरप्लस बच जाए तो उस सरप्लस को बेच दिया जाता है मार्केट में, या उनको उसके बदले में अपने घर की आवश्यक कुछ चीज़ें वो बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की या ग्रेजिंग की? पहला है एक्सप्लॉयटेशन। तो जो भी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है।
और नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती नहीं है क्योंकि ना पशु खरीदते हैं ना फोडर की यानी कि चारे की के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकी ज़ीरो होती है। और जो एनिमल सर्वाइव करते हैं वही उन्हीं एनिमल्स को पाला जाता है जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। और जो ह्यूमन लेबर है वो भी कम खर्च होता है क्योंकि कुछ ही परिवार के सदस्य इनको एक लंबे समय तक हैंडल कर सकते हैं या लंबी दूरी तक उनको लेके जा सकते हैं। जो आउटपुट हैं वो भी अलग अलग हैं, कुछ क्षेत्रों में मांस है, कुछ क्षेत्रों में दुग्ध उत्पाद है, कुछ क्षेत्रों में ऊन है, कुछ क्षेत्रों में स्किन यानी कि लेदर है, तो अलग अलग उत्पाद उपलब्ध होते हैं। और जितने भी इनके एनिमल प्रोडक्शन है वो भी जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसी के प्रति जो है अडेप्ट किया हुआ होता है और सर्वाइवल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर या किसी और जो है रिसर्च पर ध्यान दिया जाता है। फिर मोडेस्ट टू कंसिडरेबल ह्यूमन एक्टिविटी, ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर होती नहीं है, सिर्फ पशुचारण होता है क्योंकि ये चारे की व्यवस्था भी नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ उनको चराने के लिए दूर दूर लेके जाते हैं फैमिली के साथ, तो इतनी इनकी जो है इनपुट या ह्यूमन एक्टिविटी नहीं पाई जाती हैं। और जो प्रोडक्ट हैं पशुओं के लिए वो नहीं खरीदे जाते, कुछ ही सामान खरीदा जाता है पशुओं के लिए और उनके लिए अपने ग्रुप के लिए, समूह के लिए। जो एनिमल है या तो मार्जिनल लैंड है वहाँ पर इनको चराया जाता है, पूरी ज़िंदगी इनके लिए कोई भी विशेष प्रबंध चारे का नहीं किया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ सर्टेन सीज़न में ही उपलब्ध होते हैं, सभी सीज़न में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो कमर्शियल ग्रेजिंग है या जो सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग है दोनों ही डिफरेंट है। दोनों एक जो है अनडेवलप्ड वर्ल्ड की कहानी है, दूसरा डेवलप्ड वर्ल्ड की कहानी है। जो कमर्शियल ग्रेजिंग है उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी का इन्वेस्टमेंट है, जो जानवरों की, पशुओं की नस्लों के सुधार पर या उनके जो इनपुट है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए आउटपुट भी एक्सटेंसिव होती है। जबकि जो सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग है या नोमैडिक हर्डिंग है वहाँ पर बहुत ही कम इनपुट होता है तो आउटपुट भी कम होता है। जो सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग है वहाँ पर जो है मार्केट ओरिएंटेड नहीं होता, जबकि कमर्शियल ग्रेजिंग होती है वो मार्केट ओरिएंटेड होता है। तो जो सब्सिस्टेंस ग्रेजिंग है वो जो है ज़्यादा बड़ी जनसंख्या द्वारा नहीं किया जाता, जबकि कमर्शियल ग्रेजिंग का जो है जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। और इस तरह से दोनों अलग अलग तरह की एक्टिविटी है। और जो चलवासी पशुचारण है वो कुछ ही समाज के कुछ ही ट्राइब्स के द्वारा आजकल किया जाता है और कुछ उन ट्राइब्स में भी कुछ में जो सरकार की नीतियों की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो स्थायी रूप से बस गए हैं, अब ये जो अचलवासी पशुचारण का जीवन धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और दूसरी सरकारी नौकरियों में या बिजनेस में अपना जो है अपना लक आजमा रहे हैं, अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो दोनों ही एक अलग तरह की एक्टिविटी है। तो ये दोनों ही, लेकिन हमारे जो प्रारंभिक क्रियाकलाप में से जो है ये पशुचारण था, उस पशुचारण में एक नया रूप जो है कमर्शियल ग्रेजिंग का आया। थैंक यू वेरी मच।